Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm your biology teacher. आज स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ शॉर्ट टॉपिक. इसमें हम पढ़ेंगे ड्यूटीरोमाइसीट्स, ड्यूटीरोमाइकोटा और उसके साथ एक और छोटा सा पोर्शन में ऐड कर रहा हूँ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई. दोनों शॉर्ट टॉपिक्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो डिटेल्स देखते हैं बोर्ड पे. All right. जी स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ ग्रुप ऑफ फंजाई और इस ग्रुप का नाम है ड्यूटीरोमाइकोटा. ड्यूटीरोमाइकोटा. जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे मैं एक पहले नंबर पे आपको नई बात बताने जा रहा हूं जो कि मोस्टली इग्नोर कर दी जाती है. गौर करें जरा इसका नाम ड्यूटीरो. ओके, हाइड्रोजन के अगर आपने आइसोटोप्स पढ़े हुए हैं तो उसके अंदर हम ये चीज देखते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम. ये असल में क्या है? सिर्फ गिनती के नाम है. ओके, यानी 1 2 3. तो इस लिहाज से अगर ड्यूटीरोमाइकोटा को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द सेकंड फंजाई. ऑलराइट, और यहां पे सेकंड फंजाई से क्या मुराद है कि ये दर्जा दोम की फंगस कहलाएगी. अब दर्जा दोम की फंगस का क्या मतलब है यहां पे? इसके लिए स्टूडेंट्स जरा गौर से समझें. ड्यूटीरोमाइसीट्स आर आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. इनका नाम है इम्परफेक्ट फंजाई. और अगर इनको हम इम्परफेक्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको परफेक्ट फंजाई से थोड़ा सा कहीं और क्लासिफिकेशन में प्लेस करना पड़ेगा. तो इसके लिए ये ग्रुप बना दिया गया है ड्यूटीरोमाइसीट्स. बट द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, या इनको अलहदा क्यों किया गया है दूसरी फंगस से? इम्परफेक्ट फंजाई. जी स्टूडेंट्स, तो सवाल का जवाब आप सोच लें. द ड्यूटीरोमाइसीट्स आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज नो सेक्सुअल फेज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइफ साइकिल्स. या तो इनके अंदर जो लाइफ साइकिल्स चल रहे हैं वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रही, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि जब से एवोल्यूशन हो रही है आगाज में कहीं इनमें कोई सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बने हुए हों लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए हों मुकम्मल तौर पे. तो इन दोनों लॉजिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि द ड्यूटीरोमाइसीट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ देयर सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. ओके, इस चीज को मैं यहां पे लिख भी देता हूं. These fungi are known as imperfect fungi because no sexual reproduction is observed in any member. Alright, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है. फिर इसके बाद एक और भी पॉसिबिलिटी जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि ज्यादातर जो इनके अंदर मेंबर्स हैं दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू एस्कोमाइसीट्स. और एस्कोमाइसीट्स क्या हैं? वो फंजाई जो एस्कोस्पोर्स बनाते हैं. ऑलराइट, ड्यूटीरोमाइसीट्स के वो मेंबर्स कि जिनके अंदर ऑब्जर्व किया गया कि कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है या फिर उनके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव फेज ऑब्जर्व कर ली गई तो उसके बाद उनको उठा के एस्कोमाइसीट्स में रखा गया. तो ज्यादातर मेंबर्स जिनको रीलोकेट किया गया फ्रॉम ड्यूटीरोमाइसीट्स दे वर क्लासिफाइड इन एस्कोमाइसीट्स लेटर ऑन. ओके, दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं कि जो एस्कोमाइसीट्स के अलावा बेसिडियोमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स इनके अंदर भी प्लेस किए गए हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि बजाते खुद तो इनके अंदर कोई भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव फेज मौजूद नहीं है, लेकिन अगर अभी भी स्टडीज के दौरान, चूंकि बायोलॉजी में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जो डिस्कवर होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, तो हम ये कह सकते हैं
कि जैसे ही किसी भी नए डिस्कवर्ड मेंबर में या पहले से डिस्कवर्ड मेंबर में सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फेज ऑब्जर्व की जाएगी, उसको वहां से उठा के कहां पे रख दिया जाएगा, इनटू इट्स एप्रोप्रिएट ग्रुप। ऑलराइट, और वो ग्रुप एस्कोमाइकोटा का भी हो सकता है, बेसिडियो और जाइगोमाइसीट्स में भी रखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस स्टडीज और टेक्नोलॉजी दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे मेंबर्स के जिनके अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनको क्या किया जाता है, डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए उनके अप्रोप्रिएट ग्रुप में रख दिया जाता है। अब ये क्या चीज है जी, डीएनए सीक्वेंसिंग? देखें, दोनों जो अल्फाज हैं, डीएनए तो एब्रिविएशन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरी चीज है सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है कि डीएनए बजाते खुद न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होता है और किसी भी एक मखसूस जानदार के अंदर एक मखसूस तरतीब से न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज किया होता है। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स अगर जेनेटिक सीक्वेंस देखा जाए, यानी कि डीएनए का सीक्वेंस देखा जाए, किसी एक मेंबर का सीक्वेंस किसी दूसरी क्लास के किसी मेंबर से क्लोजली रिजेंबल करता हुआ हो, तो क्या किया जाएगा, इसको यहां से उठा के उस ग्रुप में रख दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास दो बातें आ गई हैं, या तो कोई सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव फेज ऑब्जर्व कर ली जाए, या फिर खाली जेनेटिक सीक्वेंस अगर रिजेंबल कर रहा है क्लोजली, तो उसको भी उठा के यहां से उस ग्रुप में रख दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये है कुछ जनरल बातें, why this group is known as imperfect fungi and how the members of Deuteromycota are now classified. Okay? फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली बात हमारे पास आ रही है, that is about their examples. जी, एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे तो मशहूर जमाना मेंबर इनका, आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी याद रखिएगा, पेनिसिलियम, that is also known as blue mold or green mold. All right, फिर इसी तरह aspergillus, that is known as brown mold, then as fusarium, then as helmintho, sporium, and alternarium. All right students, examples याद रखिएगा multiple choice question के लिए कि these members they belong to imperfect fungi because no sexual phase has been observed in their life cycles. Okay, फिर उसके बाद इनका एक और member जिसको हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे अभी, that is the penicillium. Okay, all right students, what do you know about the penicillium? इसके मुताल्लिक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके जहन में हो? यस, ऑलराइट, देखें जी, सबसे पहली बात है कि पेनिसिलियम इज नोन फॉर द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसकी पहचान जो है वो है एक अदद एंटीबायोटिक जो कि डिस्कवर की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसने कहा कि ये फंगस के एक्सट्रैक्ट से हासिल की गई एंटीबायोटिक है और इससे हम दूसरे नुकसानदेह माइक्रोब्स, जर्म्स को खत्म कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा तो इसकी एक ये अहमियत है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चरली बात करना चाहें अबाउट पेनिसिलियम, तो हम ये कह सकते हैं कि दे हाइफी, दे आर सेप्टेट। ऑलराइट, अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका जवाब तो सबको आना चाहिए। Yes, what kind of mode of nutrition can be observed in penicillium? क्या हो सकता है? Okay, जी students, because it is a fungus, so it should be heterotrophic. All right, और कौन सी heterotrophic है? It is saprotroph. Saprotroph है तो इसकी वजाहत के लिए मैं एक और लफ्ज का इजाफा कर देता हूं, this is decomposer. All right, इसका मतलब यह है कि अगर हमने इसको देखना हो तो कहां पे देखें? कहीं भी कोई खराब होती हुई खुराक नजर आ जाए, ऑलराइट,
या फिर कोई फल गल सड़ रहे हों तो उनके ऊपर एक फजी सी अपीयरेंस बनाएगा। और चूंकि हमने इसको अभी यहां पे मेंशन किया था, इट इज ब्लू मोल्ड और ग्रीन मोल्ड, तो ब्लू या ग्रीन कलर की सर्कुलर कॉलोनीज बनाता हुआ नजर आएगा। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर भी ये आपको नजर आ सकता है, और साथ ही साथ जो सिट्रस फ्रूट है स्पेशली माल्टे वगैरह, उनके ऊपर ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की ग्रोथ शो करता है। ऑलराइट, देन एक इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज कोनिडिया। यस, नाउ यू शुड नो व्हाट आर कोनिडिया। कोनिडिया आर asexual spores by which imperfect fungi usually reproduce. Okay? अब कोनिडिया हैं क्या, इसको डिफाइन कर लेते हैं। Asexual spores, all right, present in members of imperfect fungi. All right, then students, अगर हम ये देखें कि इसमें खास बात क्या है कि अगर हम पेनिसिलिन के अंदर इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो वो है द ब्रश लाइक कोनिडिया। ऑलराइट, क्लस्टर्स में या ग्रुप्स की फॉर्म में जब भी आपको कोनिडिया नजर आएंगे इन पेनिसिलिन, तो वो हमेशा ब्रश लाइक अपीयरेंस दे रहे होते हैं। ये खास बात है अबाउट पेनिसिलियम। ऑलराइट, देन स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर, जो कि मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। आप जरूर इसको समझें और इसको लिखने के लिए भी तैयार हो जाएं। नाउ व्हाट इज इट? इट इज अबाउट पैरासेक्सुअलिटी। नो, व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी? अब अगर गौर करें तो दिस इज इम्परफेक्ट फंजाई। हमने कहा भाई इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, ना कोई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है। तो ये पैरासेक्सुअलिटी क्या चीज आ गई है? इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उसका एक और अल्टरनेट तलाश कर लिया गया है, जो कि कुदरत ने इसको ये सहूलत फराहम कर दिया। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं, दैट इज नोन एज माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। ऑलराइट, अब देखें, यह बात तो तय है कि जब कभी भी सेल्स जिनमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मौजूद हैं, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को फ्यूज करेंगे तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। और जब डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होगी, तो मियोसिस की बाकी सब स्टेजेस के साथ साथ एक बहुत अहम स्टेज है उसकी प्रोफेज 1, जिसके अंदर द क्रोमोसोम्स दे ओवरलैप वन अनदर एंड द जेनेटिक मटेरियल इज शफल्ड। एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जीन्स का तबादला कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ओके, और फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स दोबारा अपनी असली हालत में आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने मियोसिस का जिक्र नहीं किया, बल्कि मैंने कहा है माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है पैरासेक्सुअलिटी के साथ, कि जब कभी भी रिप्रोडक्शन करना चाहेंगे इसके कुछ मेंबर्स, उनमें क्या होगा, न्यूक्लियाई जो हैं वो करीब करीब आएंगे और फ्यूज कर जाएंगे विद इन द सेम हाइफा। ओके, एक ही हाइफे के सेल्स के अंदर भी पैरासेक्सुअलिटी को ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में ही जेनेटिक मटेरियल का तबादला कर लेंगे। अब यहां पे मियोसिस नहीं हुई, रिडक्शन डिवीजन नहीं हुई, प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर उस तरह से नजर नहीं आ रही जैसे स्टेप बाय स्टेप चेंजेस के साथ हमें मियोसिस होती हुई नजर आती है। यहां पे माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन में उस तरह से तो नहीं होगा, बट द कंपोनेंट्स, द जीन्स, दे विल बी शफल्ड फ्रॉम वन टू अदर क्रोमोसोम। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। And this is very important short question, students. Okay? Then, जो दूसरा पार्ट मैंने आपको कहा था, इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, it is about ecological importance of fungi. जी, अब स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ज्यादातर ये दो किस्म की टर्म्स यूज की जाती हैं। ओके,
अब इन दोनों में डिफरेंस का भी आपको पता होना चाहिए, फर्क भी समझ लें और साथ ही साथ इसको याद भी रख लीजिएगा। एक टर्म है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? इकोलॉजी हम कहते हैं कि माहौल का मुतालिया। ओके, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी जानदार एनवायरनमेंट के लिहाज से फायदेमंद या नुकसानदेह है तो वो उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कहलाएगी, जिसमें ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि बाकी तमाम इकसाम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उस एक मखसूस इकोसिस्टम के तमाम फैक्टर्स शामिल हों या मुतासिर हो रहे हों, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाएगी? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, फिर अगर दूसरी तरफ आ जाएं तो हम ये कह सकते हैं दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का लफ्जी मतलब बनता है मुआशी अहमियत। ओके, और मुआशी अहमियत को हम अपने ऊपर अप्लाई कर लें, वो तमाम किस्म की इंपॉर्टेंस जो किसी भी जानदार की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है टू द ह्यूमंस, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, उसमें कुछ खाने पीने वाली अशिया भी शामिल होंगी और उसमें कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस की चीजें भी शामिल हो सकती हैं, और तो और उसमें डिजीज कॉजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। फिर हम जरा इसकी बात कर लें कि हाउ फंजाई इज इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट। ओके, इसके लिए स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। द फर्स्ट वन, डिकम्पोजर्स। ओके, नाउ डिकम्पोजर्स ऑफ द इकोसिस्टम, 2 बड़े डिकम्पोजर्स हैं, फंजाई एंड सेप्रोबिक बैक्टीरिया। ऑलराइट, सेप्रोबिक बैक्टीरिया, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, क्योंकि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हो सकते हैं तो यहां पे हम सिर्फ डिकम्पोजर्स की बात करें। जी, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक बड़ा अहम नुक्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनिएगा और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। फर्ज कर लेते हैं कि हम अगर 21वीं सदी में अभी मौजूद हैं और हमसे पहले आने वाले जितने ह्यूमंस मौजूद थे, अगर उनकी बॉडीज जो डेड बॉडीज थी आफ्टर देयर डेथ्स, उनको डिकम्पोज ना किया जाता, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ आ जाएं। जब से इंसान सिविलाइजेशन में दाखिल हुआ है तब से बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं इर्द गिर्द, जिसमें हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कूड़ा करकट और वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह उठा के बाहर फेंक देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह बहुत सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनकी डेथ्स हो रही हैं। आए रोज कोई ना कोई एनवायरमेंटल चेंज की वजह से दरख्तों की भी डेथ्स हो रही हैं और एनिमल्स वगैरह भी, उनकी भी डेथ्स हो रही हैं। तो अब इन सब अमवात के बाद अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि हमारे एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स ना होते तो फिर क्या होता? जी, सोच लिया आपने अपना जवाब। अब देखें, अगर डिकम्पोजर्स यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया ये मौजूद नहीं है अगर हमारे एनवायरनमेंट में, तो हम ये देखते कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तादाद में जानदारों की डेड बॉडीज के ढेर लगे हुए होते हैं। इवन के वो कूड़ा क्रिकेट जो कि आप अपने मोहल्ले से उठा के अपने मोहल्ले के नुक्कर वाले किसी खाली खुले मैदान में फेंक देते हैं, वहां पे भी आपको शायद कूड़े के पहाड़ नजर आ रहे होते, क्योंकि आपके रहने से पहले शायद वहां पे कोई और रह के गया हो, उनके रहने से पहले कोई और रह के गया हो, और अगर सब ने यही हैबिट अपनाई होती तो अब तक हम सब के सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी कूड़ा प्लेनेट पे रह रहे होते। ओके, तो वी शुड बी थैंकफुल टू द नेचर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें डिकम्पोजर्स दे दिए हैं। और डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? वक्तन फवक्तन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडीज होती हैं, उन डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, उनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, ताकि अगली जनरेशंस, स्पेशली प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, वो उससे फायदा उठा सकें और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके नेक्स्ट जनरेशंस के लिए अवेलेबल बना दें। अगर ऐसा ना होता, डिकम्पोजर्स ना होते, तो ये सारे न्यूट्रिएंट साइकिल्स ब्लॉक हो जाते और हम तक कोई भी न्यूट्रिएंट ना पहुंचता, तो प्रोड्यूसर्स को कुछ नहीं मिलना था, प्लांट्स को, तो प्लांट्स अगर नहीं होते तो फिर इसका मतलब है हमारा सर्वाइवल तो इम्पॉसिबल था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रियल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अबाउट डिकम्पोजर्स। फिर उसके बाद these fungi, they are also playing an important role as symbionts. दूसरे जानदारों के साथ मिलके भी तो रह रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और सिम्बायोंट्स में स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, दे मेक अप a mutualistic association of fungi and algae.
ये क्या कहलाएंगे? लाइकेंस. एंड ऑन द अदर साइड व्हेन दे कंबाइन विद द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, तो वहां पे ये क्या बना रहे हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन. ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं दीज आर माइकोराइजी. ओके, एक्टोमाइकोराइजी एंड एंडोमाइकोराइजी, इसकी दो टाइप्स हैं. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स. और इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 95% of the plants they make up this mutualistic association. Okay, अब देखें सिम्बायोंट्स के तौर पे माइकोराइजे की पहली बात कर लेते हैं हम कि what are mycorrhizae? They are the mutualistic symbionts in which fungi they combine with the roots of the vascular plants. और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलके ये क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? इर्द गिर्द से ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो नॉर्मली रूट हेयर्स जज़ब नहीं कर सकते, ये अपने राइजोइड्स के जरिए एंजाइम्स को बाहर भेजते हैं, उनको तोड़ते हैं और फिर पहुंचा देते हैं रूट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज तक. ऑलराइट, तो ये तो माइकोराइजे के तौर पे इसकी इंपॉर्टेंस है. इसी तरह सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट्स लाइकेंस की अगर हम बात करें तो ये लाइकेंस क्या कर रहे हैं? फंजाई एल्गी के साथ मिलकर रह रही है और एल्गी के साथ मिलकर रहने के साथ साथ इनकी एक बहुत जबरदस्त बात है और वो क्या है कि दे आर लाइकेंस फर्स्ट इंट्रूडर्स. ऑलराइट, इसके लिए एक और टर्म भी यूज होती है, पायनियर्स इन इकोलॉजिकल सक्सेशन. ऑलराइट, अब इसको कोई आप में से जानता है पहले से कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज है? ओके, देखें जी, ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी कहीं कोई सख्त किस्म की चट्टानें या पत्थर मौजूद हैं जहां पे पहले कोई लाइफ फॉर्म भी मौजूद नहीं है, तो वहां पे जिंदगी का आगाज लाइकेंस करते हैं. ओके, और फिर लाइकेंस क्या करते हैं? उस एरिया को, उस जगह को अवेलेबल बना देते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिर बाद में वहां पे छोटे मॉसेस, ब्रायोफाइट्स वगैरह, फिर उसके बाद हर्ब्स, श्रब्स और फिर बड़े दरख्त आके उगना शुरू हो जाते हैं. हर्ब्स और श्रब्स जड़ी बूटियां और झाड़ी नुमा पौधे. ओके, फिर इस चीज को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स ग्रो करते चले जाना किसी एक जगह पे. तो वहां पे जिंदगी का आगाज कौन कर रहा है? लाइकेंस. बट एट द सेम टाइम दे हैव एन अदर रोल, और वो क्या है? दे आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स. ऑफ एयर पोल्यूशन. जी स्टूडेंट्स, कि अगर किसी जगह पे बहुत खुशगवार किस्म की हवा है और बहुत जबरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट रहता है जहां पे लाइकेंस ग्रो कर सकते हैं, तो लाइकेंस विल शो अ मार्वेलस ग्रोथ ऑन दैट पार्ट. लेकिन अगर वक्त गुजरने के साथ साथ उस जगह की फिजा में आलूदा एलिमेंट्स का इजाफा होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? लाइकेंस आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे और उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है. तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि दे कैन बी pollution indicators of the environment, especially regarding the air pollution. Okay? फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक और लास्ट बात जो कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में शामिल करनी है हमने, that is about fungi. They can be used in bioremediation. जी, ये स्टूडेंट्स जो बात है बायोरेमिडिएशन की, ये फंजाई के साथ किस तरह से रिलेट की जाती है. अब देखें, मैंने आपको एक बात बताई है कि द फंजाई दे आर रेजिस्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऐसा भी पॉसिबल है कि कम से कम pH 2 पे और उसके बाद 2 to 9 की रेंज में फंजाई सरवाइव कर सकती है. और टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम कहें तो हम ये कहते हैं कि फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फंगस जो है सरवाइव कर सकती है. तो इसका मतलब यह है कि इट इज अ टफ एंड रेजिस्टेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोरेमिडिएशन को फंजाई के साथ किस तरह से रिलेट किया जा सकता है? वी कैन डिफाइन दिस प्रोसेस एज
the removal or degradation of environmental pollutants or hazardous elements by using लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमने डिफाइन कर लिया है बायोरेमिडिएशन को। अब देखें बायोरेमिडिएशन क्या है। किसी भी जानदार को इस्तेमाल करते हुए माहौल में मौजूद खराब एनवायरनमेंट पोल्यूशन कॉजिंग पोल्यूटेंट्स को या किसी नुकसानदेह एलिमेंट को खत्म कर देना। स्पेशली अगर एग्जांपल ली जाए तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बाज़ औक़ात समंदर में तैरते हुए ऐसा होता है कि कोई ऑयल टैंकर, बहुत बड़े बड़े जो तेल बरदार जहाज होते हैं, उनमें कोई लीकेज हो जाए या कोई और उनके अंदर डिफॉल्ट या डिफेक्ट आ जाए और उसकी वजह से उस जहाज में से तेल लीक हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है फॉर द मरीन लाइफ। जो समंदर में मछलियां और बाकी जानदार पाए जा रहे हैं उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं बाज़ औक़ात ऑक्सीजन डेफिसिट की वजह से। लेकिन इसका इलाज भी अब मौजूद है एज बायोरेमिडिएशन। क्या किया जाता है स्टूडेंट्स कि खास किस्म के बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। वो बैक्टीरिया उस जगह पे स्प्रेड कर दिए जाते हैं, बिखेर दिए जाते हैं जहां पे ऑयल जो है वो स्पिल हो चुका हुआ है, ऑयल जो है वो गिर चुका हुआ है और फैल गया। अब क्या किया जाएगा कि ये बैक्टीरिया उस ऑयल को वहां से एब्जॉर्ब करेंगे और पानी की सफाई हो जाएगी। ऑलराइट, फिर इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो फंगस की एक मखसूस किस्म है कि जहां पे नॉर्मली इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वगैरह अपने एफ्लुएंट्स जो फासिद किस्म के खराब और पोल्यूशन कॉजिंग एलिमेंट्स हैं वो पानी में मिला रहे होते हैं, वहीं पे ये फंगस जो है वो ग्रो करते हुए उन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पानी जो आगे एनवायरनमेंट में जा रहा है वो पहले की निस्बत साफ हो चुका हुआ होता है। तो बायोरेमिडिएशन को हम यूं कह सकते हैं कि जानदारों को इस्तेमाल करते हुए जानदारों की भलाई के लिए माहौल को साफ कर लेना, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोरेमिडिएशन। और इसके लिए फंजाई एंड बैक्टीरिया दे आर द टफ गाइज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको यहीं पे हम रोक रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे इसको विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन।